नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि जम्मू कश्मीर को अक्टूबर से पहले राज्य का दर्जा मिलेगा। अठावले का बड़ा बयान, जहां पर चुनाव आयोग की टीम कल सुबह जम्मू पहुंचेगी, सूत्रों के हवाले से खबर। और जम्मू में दोपहर करीब 1 बजे एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी और बैठक के बाद 2:30 बजे यहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद शाम करीब 4:30 बजे टीम दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आपने देखा कि जम्मू के अंदर चुनाव आयोग की टीम कल पहुंचेगी। फिलहाल आज श्रीनगर पहुंची थी, अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की गई, राजनीतिक लोगों के साथ मुलाकात की गई और इस बीच में लेवल प्ले फील्ड को लेकर बड़ी बात सामने आई है। और साथ ही बताते चलें कि अठावले की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कह दिया गया कि अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अठावले के बारे में थोड़ा सा बताते चलूं। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ आप देखिए राज्यसभा से भी हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिलहाल प्रेसिडेंट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। और यहाँ पर रामदास अठावले की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, जिसमें वो कहते नजर आए कि अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इससे पहले आपने देखा राजनीतिक पार्टियां किस तरह से बड़ी बातें सामने रख रही थी कि प्रशासन की तरफ से जिस तरह से काम किया जा रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन अगर संसद की बात की जाए तो संसद के अंदर से अमित शाह की तरफ से बड़ी बयानबाजी कि सबसे पहले आप देखिए किस तरह से धारा 370 को हटाया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई है चुनाव आयोग के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ पूरी बातें रखी गई, किस तरह से वो पूरी बैठकों का दौर रहा है, इसी पर ही जानकारी लेंगे। सबसे पहले कश्मीर चलेंगे, इमरान नायकू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। इमरान से ही जानेंगे क्योंकि पल पल की अपडेट आज सुबह से ही इमरान दे रहे थे। इमरान, जरा बताइएगा किन किन लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों की जब बातें हुई है तो बाहर आकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि राज्य के दर्जे को लेकर बात हो रही है, लेवल प्ले फील्ड को लेकर बात हो रही है, पारदर्शिता को लेकर भी बात हो रही थी। इमरान इमरान आवाज आ रही है? चलिए ये सुनवा दीजिए कि एक बार अठावले क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सुनना जरूरी है। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जो तो खत्म हो गया था और जम्मू कश्मीर को मतलब क्या बोलते हैं इसको, यूटी जो है, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख की अलग यूटी अनाउंस की थी। लेकिन तभी माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार बहुत ही जल्द यहाँ असेंबली का चुनाव करेगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। शायद महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है, तो शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। तो सभी लोगों को मेरा अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट 70% 80% वोट आप यहाँ करिए और जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ है। जम्मू कश्मीर ये फिलहाल रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, जिस तरह से लगातार इमरान नायकू की तरफ से जानकारी साझा की गई थी। सुबह से ही आपने देखा पल भर की अपडेट वो दे रहे थे कि अलग अलग राजनीतिक दल वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने डिमांड्स रखी कि पारदर्शिता तरीके से चुनाव होने चाहिए। लेकिन पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गुप्ता जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। जगदीप सिंह हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत के लिए। सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी, इस दौरे को किस तरह से विपक्षी पार्टियां देख रही हैं? आपका आभार। ये एक रूटीन औपचारिकता है जो अमूमन की जाती है जहां कहीं भी जिस भी प्रदेश में चुनाव हो। और मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जितनी भी विपक्षी जमातें हैं उन्होंने वो तमाम मसले मिसाइलों पे बात की है, फिर चाहे इटली लेवल प्ले फील्ड की बात हो या खुद चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। और दूसरा जो आप भूमिका में दिखा रही थी अठवाले साहब का बयान, तो पहली तो बात कि जम्मू कश्मीर है, कश्मीर नहीं उनका, और उससे उनकी संजीदगी पता लगती है। शायद 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की 43 विधानसभाओं में अपना इलेक्शन ऑफिस खोलने वाली है।
3 दिन पहले जम्मू में जगदीप 43 की 43 सीटों पे हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वहाँ कौन 2 महीने बैठ के इलेक्शन लड़वाएगा और इलेक्शन लड़वा के अपने घर आएगा। ठीक है। हमारी मैनिफेस्टो की टीम बन चुकी है जो अपना 15 तारीख से पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके लोगों से मिलके उनके विचार सुन के एक मैनिफेस्टो बनाने के काम ठीक है। करेगी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से दूर आगे जाके जगदीप जी। अपनी कैंपेन का आगाज अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन हाँ, करने का ठीक है, काम कर ठीक है, चुकी है। राजेंद्र जी, मैं ये जगदीप कहीं नहीं जी। मान के चलूंगा कि हमारे लिए चैलेंज कम है। हम मान के चलते हैं कि पॉलिटिक्स में राजनीति में चैलेंज रहते हैं। चलिए, हम उन चैलेंज से जवाब दीजिए जगदीप जी। वो मुकाबला कह रहे हैं कि करेंगे एज अ और अपनी चैलेंज ही पार्टी को भारतीय जनता स्ट्रांग पार्टी करेंगे। चल रही है। मैं बोलूंगा ना, पहली तो बात, इनके सवाल का जवाब जरा गौर से सुन ले। कांग्रेस गठबंधन में थी अपने घटक दलों के साथ, इसलिए कश्मीर में हमने सपोर्ट किया। जरा समझ लें इस बात को। दूसरी बात, बहुत अच्छा प्रदर्शन है भाजपा को, एक मुगलाता है वो रहेगा। जरा ये बता दें कि अपने घोषणा पत्र में ये स्मार्ट मीटर्स को डालेंगे, टोल प्लाजास की बात करेंगे, अपने तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान की बात करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, ये बताएंगे अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों का ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने तीसरी मर्तबा टेका दिया। चलिए राजेंद्र और जी, क्या जवाब ये भी दीजिए। ये लोगों को क्या बताएंगे मैनिफेस्टो के कि अंदर इन जम्मू चीजों को कश्मीर रखा जाएगा? बेरोजगारी में ये अपनी बात रखना तो मैं पूरा नहीं, जवाब हो दूंगा गई जी। बात उनकी, आप जवाब दीजिए जल्दी हाँ। से। मेरा मानना है मेरे भाई सिंह साहब को 15 तारीख से पहले इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हमारी मैनिफेस्टो की टीम आएगी। नहीं, जिन जो चीजों को चीजें उन्होंने अपने गिनाया अपना- है, क्या वो सारी बातें नहीं, मैनिफेस्टो के अंदर रखी जाएंगी? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने आशा जी। ये अपनी मैनिफेस्टो लिख के हमारे उस मैनिफेस्टो टीम को दें। जो हमें लगेगा, जो भी हमारी जनता का, जो भी हमारे अरे लोगों हम का, पहले तो से उसमें- लोगों में है मैनिफेस्टो को लेकर। राजेंद्र जी, हम आपने आपको देखा कि देंगे, बजट हम के लोगों अंदर बीच कांग्रेस जाएंगे। पार्टी ने क्या बोल रहे हो इल्जाम आप? लगा अपने दिया, मैनिफेस्टो आरोप में लगा क्या दिया डालें कि वो जो बताएं। बजट बीजेपी जो क्या बजट डालेगी, भारतीय वो जनता पार्टी आपसे फिर लेकर आई डिस्कस है। नहीं करेगी ना। राजेंद्र जी, फिर बीजेपी आपसे डिस्कस नहीं करेगी। आप राजेंद्र अपने जी, मैनिफेस्टो में सारी चीजें जगदीप डलवाएं। जी, इस बार क्या आप रहने लोगों वाला है को मैनिफेस्टो जवाब के दीजिए। अंदर? कौन जो सा दफ्तर इश्यू है खोल रहे वो हैं, हमने वहां पर मैनिफेस्टो में लोगों को रखना, जरा हम जवाब भी दे डालेंगे। दीजिएगा। एक एक करके। कैसे किस आपने चीज का? दिनेश जी, बंटाधार किया ठीक है, जम्मू हो गया, कश्मीर प्लीज का। इस तरह से नहीं। किस चीज दिनेश का? जी, तो एक सवाल बंटाधार बहुत किया तो 2 इंपॉर्टेंट, सीटें जीत जिस जाते, तरह जीते से क्यों जमाते नहीं? इस्लामी को लेकर आप बात पार्लियामेंट उठ रही की है, 2 सीटें जीत लेकिन जाते, दूसरी जीते तरफ क्यों नहीं? आम जनता को टटोलने की जरूरत है कि इस बार आम जनता के दिल के अंदर क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन है। लोकसभा के चुनाव हुए, पीएम के चेहरे को देखकर लोगों ने वोट किया, लेकिन अब विधानसभा चुनावों के लिए पिक्चर पूरी तरह से अलग होगी। आम जनता अपने नुमाइंदे को देखकर वोट करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में आशा जी मुझे लगता है कि लगभग 80% पार्टी का नाम चलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। विधानसभा चुनाव में पार्टी का रोल कम होता है, कैंडिडेट का रोल ज़्यादा होता है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों के लिए एक सिग्नल है कि अगर इन्होंने वही पुराने चेहरों को रिपीट किया, अगर कांग्रेस ने भी वो घिसे पिटे चेहरे लाए तो लोग कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और बीजेपी ने वही लोगों को रिपीट किया जिनको ट्रायड एंड जिनको पिछली बार लाया था, तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी के लिए भी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए दोनों पार्टीज को चाहिए कि यंग लोगों को सामने लाएं, डायनामिक लोगों को सामने लाएं, ताकि चुनाव अच्छे हों और जो भी लोग चुनकर आए, अच्छे लोग चुनकर आए, जनता की सेवा करें। क्योंकि पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर बिना सरकार के है और ठीक सब है। यहाँ के पॉपुलर बहुत बहुत गवर्नमेंट धन्यवाद बहुत दिनेश जी जरूरी है। जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल इस बार नए चेहरे जमीन पर उतारने की बहुत जरूरत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर चेहरों को रिपीट किया गया तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हर एक पार्टी को। लेकिन अब देखना ये होगा कि घोषणा पत्र में अलग अलग पार्टियां क्या कुछ लेकर आती हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की लगातार आप देखिए बैठकें किस तरह से हो रही हैं। कल श्रीनगर के अंदर जिस तरह से आज श्रीनगर के अंदर थे, आज के बाद जब कल सुबह जम्मू के अंदर पहुंचते हैं तो बैठकें किस तरह से रहती हैं, और जब मीडिया को ब्रीफ करते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर हाईलाइट करने की कोशिश होगी। आप देखते रहिएगा। आशा जी, पहली तो बात मैं भाजपा के मित्र को कहूंगा, थोड़ा संजीदगी से डिबेट में पार्टिसिपेट करें। आपको लोग देख रहे हैं। टेलीफोनिकली अगर आप डिबेट में ही शुरू हो जाएंगे तो ये बताता है कि आप कितने संजीदा हैं अपने लोगों को लेकर। दूसरी सबसे अंतरीन बात, मैं दिनेश जी को साथ समान पूछना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि इस बात में कोई इनको शक नहीं है कि लेवल प्ले फील्ड बराबर है, मैं पूछना चाहता हूं, जो वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने इतने गंभीर आरोप आयद किए हैं 79 सीट्स का हवाला देते हुए,
और दिनेश जी, ऐसा नहीं है कि आरोप लगा दिए गए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ईवीएम जो है वो टोटल वोट से ज्यादा वोट दिखा रही है। उस पर तो कोई बट नहीं होना चाहिए ना। अगर एक लोकसभा में मान लीजिए 100 वोट है तो ईवीएम 120 वोट बता रहा है, तो उस पर क्या जवाब देगा चुनाव आयोग। और दूसरी बात, इस चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर दिनेश जी, जिस दिन इन्होंने 2-1 का बहुमत हासिल किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश लाकर पलटने के बाद, और अपनी मन मर्जी के जो है वो चुनाव आयुक्त जो यहाँ बिठाए थे, और उसमें आप अशोक लवासा का उदाहरण ले लीजिए। अशोक लवासा वो हमारे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दी। उसके बाद क्या हालत हुई उनकी और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि हमारे देश में जितनी एजेंसीज हैं, जितने आयोग हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता की ड्योढ़ी पर नतमस्तक होकर दंडवत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में विपक्ष का ये आरोप लगाना वाजिब है। और एक आखिरी बात कह के मैं आशा जी बात पूरी करूंगा। ये 1, 2, 4 सीटों की बात नहीं है। 5 करोड़ वोटों का इजाफा, 11 दिनों की देरी और कुल वोटों से ज्यादा वोट ईवीएम में शो होना, ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसीलिए विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। एक तो मेरे जगदीश भाई साहब ना सलाह बड़ी देते हैं, इनको अपना पता नहीं होता ये कहाँ से बात शुरू करते हैं और कहाँ जाके खत्म करते हैं। आज डिबेट क्या कोई पर्सनल टिप्पणियों पर रखी गई है कि जगदीप जी फोन को लेकर बात करेंगे, आप उनको रिवर्ट करेंगे। चुनाव आयोग जम्मू के अंदर है, उस पर बात कीजिए। पर्सनल टिप्पणियां प्लीज जगदीप जी आप भी ना करें, क्योंकि आपने पहले शुरू किया है और फिर आप पर्सनल पर आ जाते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या दोनों को आपस में? पहली डिबेट में भी इसी तरह से हुआ था। मैं कितना क्रेडिबिलिटी मेरी है वो मुझे पता है। इनको मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी या बताने की जरूरत नहीं है। ये अपनी बात रखा करें, हर एक मुद्दे पर आ जाइए। अब राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मैं नंबर शेयर कर दूंगी, प्लीज आप एक दूसरे के साथ अपनी जो भी मतभेद है वो क्लियर कर लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है, अपनी बात रखिए प्लीज। अपनी बात रखी है। जो अगर मेरे पे तनकीद की जाएगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में है। भाई साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं है, भाई साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं है। तो मैं कहूंगा ना, तो फिर बात क्या हो सकती है? फिर यही है कि हम राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दें या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दें, तो फिर इनको बात समझ आएगी। ऐसे नहीं होता। ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ वोट बढ़ गए, तो भाई साहब आप पॉलिटिकल पार्टी है ना, बात रखें, अपनी बात को सिद्ध साबित करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप कहीं नहीं, सिर्फ आते हैं टीवी डिबेट में बात करके एलिगेशन लगा के पतली गली से निकल जाते हैं। वो नहीं होगा। इलेक्शन आ गए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस को खासकर पूरी तरह रिजेक्ट किया है। एक सीट नहीं जीत पाए, एक सीट, 5 सीटों में से एक सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। तो ये टीवी पे आके एलिगेशन के बिना और कोई काम नहीं कर सकते। मैं दोनों हाथ जवाब दीजिए, निवेदन करूंगा भाई वो कह रहे हैं सिर्फ एलिगेशंस आप लोग लगाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। इस तरह का शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया है। साबित करने की कोशिश है। ठीक है राजेंद्र। आशा जी, पहली तो बात मैं बड़े कमतर शब्दों में कह दूं, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब हम लोगों से मुखातिब होते हैं तो ये हमारी जगदीप जी आप पर्सनल नहीं, पर्सनल कोई बात नहीं, वो प्लीज आप बाहर सुलझाइए आपस की जो भी है। आप अब मुद्दे पर जो था, अब दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं भाई साहब, मैं इनको बता दूं कि जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होनी थी, 613 लोगों की सूची जो है वो अधीर रंजन साहब को सौंपी गई आधा घंटा पहले। आप मुझे बताइए, ये बात करते हैं लेवल प्ले फील्ड की, और इन्होंने देखिए कितनी मतलब मैं कहूं कि कितनी नफासत से ये कह दिया कि आप राहुल जी को बना दीजिए। अरे भाई साहब, कौन कह रहा है आपको? आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, लेकिन जब आप ही की सरकार रातों रात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश लाकर पलट देगी तो उस पर क्या कहा जाए? जिस ईडी की बात करते हैं उसको तो मैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कहता हूं। 25 आपने ऐसे नेता जो है अपनी पार्टी में शामिल किए पिछले चुनाव में, जिन पर ईडी की जांच लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी में आए दूध के दूल्हे हो गए। तो समझना पड़ेगा कि जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो वो विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है। यहाँ पर सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का है
और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठे हुए सवालों पर आपका ठीक है। जवाब देना आपकी ठीक है। जिम्मेदारी है। अब आशा मैं जी, एक आखिरी वापस बात और, हाँ। एक आखिरी बात और। अभी इन्होंने कहा, आशा जी एक मिनट, इन्होंने कहा कि जनाब कांग्रेस तो जीती नहीं। मैं आपको बता दूं 5 सीटों की तो बात मत कीजिए, क्योंकि 3 पर आपकी हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की। रही 2 सीटों की बात, तो 2.5 से 3 लाख वोटों का नुकसान प्रति सीट पर आपको हुआ। जरा उस पर मनन कर लीजिएगा, आप बजाय कितने हमें पे कोसने जीते की। ये बताएं भाई साहब, आप अपनी जीत नहीं बता रहे। आप कितने पे लड़े और कितने पे जीते, आप बताओ। चलिए तो राजेंद्र लड़े। जी जवाब लूंगी, मैं वापस हाँ। आपके पास लौटूंगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे पास। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। आशा जी, मैं जगदीश जी से दिनेश जी मैं सीधा आपके एक पास आ सवाल रही हूँ। पूछना चाहता हूँ। सीधा सवाल सीधा जवाब। हमारी ताकत थी 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की, पार्लियामेंट की जम्मू कश्मीर पे हम 2 सीटों पे लड़े और 2 की 2 सीटें जीते। ये हमारा रिजल्ट है। इनकी ताकत 5 पे थी, ये 2 पे क्यों लड़े? इनकी ताकत 5 पे थी, ये 2 पे लड़े, 2 पे भी हारे। और एक नालायक बच्चा एक लायक बच्चे को पूछ रहा है कि तेरे जवाब नंबर दो। कम क्यों आए। ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा वो नालायक बच्चा कि मैं फेल क्यों हो गया। नंबर 1 ये बात। नंबर 2, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा। इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात करें। पार्लियामेंट इलेक्शन हमने लड़ा भी और जीता भी, और तीसरी बार ठीक इनको है मुंह की खानी दिनेश पड़ी। जी, और ये वोट टीवी शेयर पे पर आकर आकर बात पूछते रुक हैं कि जाती है भारतीय जब भी जनता सत्ता पार्टी 2 पक्ष पे या क्यों फिर लड़ी। विपक्ष की ये बात भारतीय होती है तो जनता वोट पार्टी शेयर पर फैसला आकर रुक करेगी, 2 जाती पे है। लड़ना है, 3 पे लड़ना है, 2014 4 पे में, लड़ना ठीक है राजेंद्र जी, 2014 में जब चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के, उसमें सबसे बड़ी पार्टियां बनकर आई पीडीपी और बीजेपी, जिसमें गठबंधन हुआ और बाद में टूट गया। लेकिन अब यहां पर तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, लेकिन वोट शेयर को लेकर बात हो रही है। और दिनेश जी सबसे बड़ी बात यह कि डिलिमिटेशन होने के बाद 7 सीटों का इजाफा हुआ है, 83 सीटों से 90 सीटें हैं, नई सीटें भी आई हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों को अगर मौका दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो फिर यहां पर आप देखिए कुछ काम बन सकता है। नहीं तो ऑपोजिशन इस बार स्ट्रांग दिख रही है, किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो देखिए 50+ का नारा देती है। देखिए आशा जी, पहले तो जगदीप जी चाहे जो भी चुनाव हुए उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने इम्प्रूव किया है, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, इसलिए कांग्रेस जम्मू साउथ और शहर की सीटों को जीत पाई, बीजेपी को मुकाबला कर पाई। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए जम्मू कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं। अब ये अपोजिशन का काम है कि वो उन्होंने पर मतलब ईवीएम पर क्रिटिसाइज करना है लगातार कांग्रेस पार्टी ही सवाल उठा रही है। जगदीप नहीं, जी अगर तो बार बार कांग्रेस की इसी बात को परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पर, कांग्रेस की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लाइंस पर रही है। यूपी जैसी स्टेट में अगर बीजेपी सेकंड नंबर पे चली जाती है, कांग्रेस इतना अच्छा इम्प्रूव करती है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के उभरती है, तो ये चुनाव में कोई ज़्यादा, मैं एज ए इंडिविजुअल मुझे लगता है कि चुनाव में कोई ज़्यादा जो मतलब सस्पेक्ट करने की या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि अब 90 सीटें हो गई हैं, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस चाहे 2 सीटों पर लड़ी, जम्मू शहर की, अगर जम्मू शहर में कांग्रेस परफॉर्म कर रही है, बॉर्डर बेल्ट में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है इस बार 2014 को रिपीट करना, क्योंकि कांग्रेस भी रिवाइव कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू प्रोविंस में रिवाइव कर रही है। ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कल आपने परसों देखा होगा उमर अब्दुल्ला की जो रैली हुई है कठुआ में, वो बड़ी जबरदस्त रैली हुई है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा जोर लगा रही है जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि उनको लगता है कि कश्मीर में इस बार लड़ाई बड़ी कांटे की होगी, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि जमात इस्लामी भी चुनाव लड़ सकती है। अगर कश्मीर में लड़ाई ज़्यादा होती है, क्लोज कंटेस्ट होता है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। जो पार्टी जम्मू में ज़्यादा सीटें लेगी वो किंग मेकर बन सकती है, वो सरकार बना सकती है। इसलिए जम्मू सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड होगा इस चुनाव में। ठीक है राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है इस बार, क्योंकि 2014 रिपीट नहीं होने वाला है, सिचुएशन अलग है और कांग्रेस ने काफी तरीके से रिवाइव किया है, वोट शेयर उनका बड़ा है, वोट बैंक के तौर पर आप देखिए कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है। आशा जी, हमारे दिनेश मल्होत्रा जी एक सीनियर मोस्ट विश्लेषक हैं। मैं उनकी किसी बात को अदरवाइज नहीं लूंगा, मैं उनकी हर बात को सर आंखों पे लूंगा। मैं कहूंगा वो जो बात कह रहे हैं मुझे उसमें कोई इफ बट क्यों नहीं करना है, मगर मेरा मानना है कि एज ए मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकल एनालिसिस हम भी करते हैं। हमने इस बार 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा
और 29 जो विधानसभा थी उसमें हम 1 नंबर पे रहे। 29 विधानसभा पे 8 विधानसभा पे हम दूसरे नंबर पे रहे। मैं मान के चल रहा हूं कि हम 25 से 29 पे पहुंचे हैं और 8 पे हम और काम कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि इलेक्शन जो है वो गुड्डे गुड़िया का खेल है। वो हर टाइम जो है वो एक चैलेंज रहता है और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चलने वाली पार्टी है। अभी बाकी पार्टियां सोच रही हैं 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की 43 विधानसभाओं में अपना इलेक्शन ऑफिस खोलने वाली है। 3 दिन पहले जम्मू में 43 की 43 सीटों पे हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वहाँ कौन 2 महीने बैठ के इलेक्शन लड़वाएगा और इलेक्शन लड़वा के अपने घर आएगा। हमारी मैनिफेस्टो की टीम बन चुकी है जो अपना 15 तारीख से पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके लोगों से मिलके उनके विचार सुन के एक मैनिफेस्टो बनाने के काम करेगी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से दूर आगे जाके अपनी कैंपेन का आगाज अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम कर चुकी है। मैं ये कहीं नहीं मान के चलूंगा कि हमारे लिए चैलेंज कम है। हम मान के चलते हैं कि पॉलिटिक्स में राजनीति में चैलेंज रहते हैं। हम उन चैलेंज से जवाब दीजिए जगदीप जी। वो कह रहे हैं कि एज अ चैलेंज ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पहली तो बात, इनके सवाल का जवाब जरा गौर से सुन ले। कांग्रेस गठबंधन में थी अपने घटक दलों के साथ, इसलिए कश्मीर में हमने सपोर्ट किया। जरा समझ लें इस बात को। दूसरी बात, बहुत अच्छा प्रदर्शन है भाजपा को, एक मुगलाता है वो रहेगा। जरा ये बता दें कि अपने घोषणा पत्र में ये स्मार्ट मीटर्स को डालेंगे, टोल प्लाजास की बात करेंगे, अपने तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान की बात करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, ये बताएंगे अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों का ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने तीसरी मर्तबा टेका दिया। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। ये लोगों को क्या मैनिफेस्टो के अंदर इन चीजों को रखा जाएगा? ये अपनी बात रखना तो मैं पूरी होगी बात उनकी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। मेरा मानना है मेरे भाई सिंह साहब को 15 तारीख से पहले इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हमारी मैनिफेस्टो की टीम आएगी। नहीं, जिन चीजों को उन्होंने गिनाया है क्या वो सारी बातें मैनिफेस्टो के अंदर रखी जाएंगी? मेरी बात सुने आशा जी। ये अपनी मैनिफेस्टो लिख के हमारे उस मैनिफेस्टो टीम को दें। जो हमें लगेगा, जो भी हमारी जनता का, जो भी हमारे लोगों का, पहले से लोगों में है मैनिफेस्टो को लेकर। राजेंद्र जी, आपने देखा कि बजट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया कि जो बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। राजेंद्र जी, फिर बीजेपी आपसे डिस्कस नहीं करेगी। राजेंद्र जी, मैनिफेस्टो में सारी जगदीप जी, इस बार क्या रहने वाला है मैनिफेस्टो के अंदर? कौन सा इश्यू है, एक एक करके। दिनेश जी, ठीक है, हो गया, प्लीज इस तरह से नहीं। दिनेश जी, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से जमाते इस्लामी को लेकर बात उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता को टटोलने की जरूरत है कि इस बार आम जनता के दिल के अंदर क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन है। लोकसभा के चुनाव हुए, पीएम के चेहरे को देखकर लोगों ने वोट किया, लेकिन अब विधानसभा चुनावों के लिए पिक्चर पूरी तरह से अलग होगी। आम जनता अपने नुमाइंदे को देखकर वोट करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में आशा जी मुझे लगता है कि लगभग 80% पार्टी का नाम चलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। विधानसभा चुनाव में पार्टी का रोल कम होता है, कैंडिडेट का रोल ज़्यादा होता है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों के लिए एक सिग्नल है कि अगर उन्होंने वही पुराने चेहरों को रिपीट किया, अगर कांग्रेस ने भी वो घिसे पिटे चेहरे लाए तो लोग कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और बीजेपी ने वही लोगों को रिपीट किया जिनको ट्रायड एंड जिनको पिछली बार लाया था, तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी के लिए भी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए दोनों पार्टीज को चाहिए कि यंग लोगों को सामने लाएं, डायनामिक लोगों को सामने लाएं, ताकि चुनाव अच्छे हों और जो भी लोग चुनकर आए, अच्छे लोग चुनकर आए, जनता की सेवा करें। क्योंकि पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर बिना सरकार के और सब यहाँ के पॉपुलर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल इस बार नए चेहरे जमीन पर उतारने की बहुत जरूरत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर चेहरों को रिपीट किया गया तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हर एक पार्टी को। लेकिन अब देखना ये होगा कि घोषणा पत्र में अलग अलग पार्टियां क्या कुछ लेकर आती हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की लगातार आप देखिए बैठकें किस तरह से हो रही हैं। कल श्रीनगर के अंदर जिस तरह से आज श्रीनगर के अंदर थे, आज के बाद जब कल सुबह जम्मू के अंदर पहुंचते हैं तो बैठकें किस तरह से रहती हैं, और जब मीडिया को ब्रीफ करते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर हाईलाइट करने की कोशिश होगी। आप देखते रहिएगा।